नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है प्रियंका और डिम्पी। भारतीय बाजार हफ्ते के पहले दिन सुस्ती की चाल दिखा जरूर रहे थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंकिंग शेयरों की बदौलत अच्छी मजबूती यहां पर नजर आई है। लेकिन इस वक्त इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं और नतीजे ऑन दी फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनपीएस में कटौती देखने को मिली है। साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर जो आंकड़े वो भी पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम के डेटा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, जिसका एक क्लियर कट असर है जो कि इंडसइंड बैंक के स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला है। अच्छे नतीजों के दम पर यहां पर हम देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 4,669 करोड़ पर इस वक्त आती हुई, मुनाफे का आंकड़ा 1,400 करोड़ से सीधा 2,043 करोड़ पर पोस्ट होता हुआ दिखाया, विच इज अ बिग पॉजिटिव। Q4 नतीजे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रॉस एनपी और नेट एनपीए में भी कटौती यहां पर, जो कि एक पॉजिटिव फ्रंट पर इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनमें कटौती देखने को मिली है। इसका सीधा असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन चलिए भारतीय बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स आज नजर आ रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स आज सुबह से ही अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ठीक बाद हमने देखा सेंटिमेंट काफी अच्छे हुए हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे 100 अंकों की मजबूती के साथ 17,700, इनफैक्ट निफ्टी अगर देखेंगे 17,700 के लेवल्स के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी में तो सुबह से एक्शन है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंक, आईटी और रियल्टी शेयर से काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, तो बैंक्स के अलावा ये सारे के सारे सेगमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिवली इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे और एफएनओ के अपडेट्स भी, क्योंकि एफएनओ स्टॉक्स भी हैं जहां पर लगातार हम बाइंग देख रहे हैं। एफएनओ अपडेट्स डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मानसी, अगर आप देखिए अभी आप इंडसइंड बैंक के जब नंबर्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आप ये भी देख रहे होंगे कि नंबर्स अच्छे आए हैं, बट मार्केट उसको उतना अच्छा रिएक्शन दे नहीं रहा है। एक्चुअली कुछ नंबर्स मार्केट से या फिर रिजल्ट से ठीक पहले ही थोड़ा बहुत अपना कमाल कर चुके हैं, उसमें इंडसइंड बैंक भी कुछ हद तक शामिल है। आप देखिए मुनाफा 2,000 करोड़ से आया, इन्होंने 14 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है जो कि सीधा सीधा इन्वेस्टर्स को मिलने जा रहा है। लेकिन शेयर का रिएक्शन थोड़ा सुस्त है क्योंकि बाजार इससे पहले ही काफ़ी तेज़ रिएक्शन बैंक निफ्टी दे चुका है। आज अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप बैंक निफ्टी के 12 के 12 शेयर हरे निशान में है। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखेगा। अब इंडसइंड बैंक पोस्ट नंबर्स ये लाल निशान में जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मार्केट को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। खैर मैं एक एक करके पॉइंट पे आता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट कर दिया, 42,500 नहीं हो रहा था पार, उसने फाइनली वो पार किया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर 42,600 देख पा रहे हैं, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया। अगर आप हमने जो पॉइंट्स बनाए मार्केट सेटअप के, सारे ग्राफिक्स आप फटाफट से चलाते जाएं और फिर ट्रेडर स्क्रीन बाद में दिखाइएगा। पहले वो ग्राफिक्स दिखाए मार्केट सेटअप के, फिर लास्ट में ट्रेडर स्क्रीन आप लगा के छोड़ दीजिएगा। उसमें आप देखेंगे निफ्टी का ब्रेकआउट होना बाकी है। 17,800 के पॉइंट के बाद ही निफ्टी का ब्रेकआउट माना जाएगा, इसलिए मार्केट में थोड़ा और सेटअप की आपको ज़रूरत है, थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा तेज़ चला, इसलिए रिवॉर्ड भी उसको ज़्यादा जल्दी मिला 42,500 का। एक पॉइंट और, निफ्टी के 50 में से 33 शेयर तेज़ हैं, जबकि बैंक निफ्टी के 12 शेयर आज तेज़ हैं। इसका मतलब है कि बैंकिंग निफ्टी के सभी शेयर्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम है। अभी इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हुआ है। एक और पॉइंट, मार्केट का बेस थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। आप 17,700 के आसपास के आप जितनी कॉल्स देख रहे हैं, 600 की, 500 की, उन सब में शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि जो मंदड़िए हैं जो इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, इसको गिराना चाहते हैं, वो सिस्टम से अपनी पोस्ट को छोड़ के भाग रहे हैं। तो जो 17,600 भागेगा, 500 वाला भागेगा, तो आपका बेस बना के जाएगा, इसलिए 17,700 आपका नया बेस है। दूसरा पॉइंट है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 42,400-500 आपका नया बेस है, क्योंकि इसके नीचे की सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो गई है। 200 दिनों की एवरेज और 50 दिनों की एवरेज आपको लीड कर रही है, आप इसके नीचे ही नहीं जा रहे हैं और आप अच्छे से उसका पुल बैक ले जाते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट है मार्केट के पास। अभी मैं सिर्फ प्लस पॉइंट ही बता रहा हूँ। निफ्टी का अगर आप पीसीआर वगैरह देखेंगे और बैंक निफ्टी का पीसीआर वो भी करीब 1 के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल हैंड्स में वापस से आ गया है। आज बैंक निफ्टी ने चमत्कार करके दिखाया, अपना ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट से निफ्टी को भी नीचे नहीं जाने दे रहा है। नहीं तो रिलायंस ने आज सुबह सुबह ही आपको इतना सपोर्ट नहीं किया था जितना आप सब उम्मीद करके बैठे थे। दूसरी एक बात, अब क्योंकि एक्सपायरी वीक है इसलिए रोल ओवर बताना जरूरी है। निफ्टी का रोल ओवर अभी सिर्फ 20 है, बैंक निफ्टी का 25% का रोल ओवर है। इसका मतलब यह है कि रोल ओवर ने भी स्पीड नहीं पकड़ी। बाजार के अंदर ज़्यादातर सौदों की कटान इसी महीने हो रही है, अगले सौदे भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वो लास्ट में होंगे, वो देखा जाएगा। अब आपको ट्रेडर स्क्रीन दिखेगी, ग्लोबल उसमें वीक दिखेगा। मार्केट की जो रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज वो 17,600 से 800 है, और बैंक निफ्टी क्योंकि ब्रेकआउट हो गया अब उसकी नई रेंज आपको दिखेगी जो कि है 42,500 से 800। तो ये मार्केट का सेटअप और मार्केट के ट्रेड
ट्रेडिंग स्क्रीन हमने आपके सामने रखी। आप प्रियंका मेहमानों से जुड़ रही हैं और उनसे पता करते हैं कि वो कैसे सोचते हैं बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। प्रियंका। बिल्कुल दिब्बी, शुक्रिया ये सारा एफएनओ का डेटा कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। सुमित पोद्दार है हमारे साथ तिकोना कैपिटल के, उनसे बात करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सुमित, अब तक जो नंबर्स आए हैं, फॉर दैट मैटर इंडसइंड बैंक के हों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो दो बड़े बैंक्स हैं और दोनों अच्छे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दिख रहा है आपको एचडीएफसी बैंक भी और आईसीआईसीआई बैंक के भी। आप नंबर्स बात करें, चाहे रिटेल ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, दोनों बैंक्स में स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। लेकिन एक व्यू ये भी बन रहा है कि आगे चल के आप शायद बेस्ट ऑफ द निम्स नहीं रहेंगे। बड़े बैंक्स पर, छोटे मिड सेक्टर पीएसयू बैंक्स पर कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डेटा सारा बैकवर्ड लुकिंग था, फॉरवर्ड लुकिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड जैसे मैं डिम्पी जी को भी सुन रहा था कि यस, मार्केट सेटअप काफी मिक्स्ड हो गया है एक तरह से। जैसे आईटी के अर्निंग्स आई, उसमें देखें तो देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, नतीजे काफी वीक थे आईटी के अगर देखें तो। अब जैसे कि आपने बैंक्स के बारे में पूछा है, ऑफ कोर्स बैंक्स जो है एक ऐसी स्थिति में जहां पर हम थोड़ा वीकनेस देख रहे हैं। बैंक्स के नतीजे एटलीस्ट हार्टनिंग है। जो ग्रोथ देखी गई है क्रेडिट में, विच इज व्हाट इज विजिबल यहाँ पर हर एक नतीजे में हमें क्रेडिट ग्रोथ एटलीस्ट काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। साथ ही में एसेट क्वालिटी जो है इज उभर के आ रही है एक तरह से। एंड आपने एक बड़ा पेचीदा सवाल पूछा कि भाई ओवर द ईयर अगर देखा जाए तो गिवन द फैक्ट के जो इन्फ्लेशन है जो नीचे आएगा, उस वजह से भी आपकी क्रेडिट ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होती है और नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल ग्रोथ पे काफी कुछ डिपेंडेंट रहती है। एंड जैसा कि आरबीआई ने भी कहा था कि ग्रोथ FY24 की रिलेटिवली FY23 से स्ट्रांग रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये स्टिल अदर मेजर इकोनॉमी से काफी ऊंची रहेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के क्रेडिट ग्रोथ एक स्लो हो रही है, सामने निम्स जिस हिसाब से या नेट मार्जिन जो बैंक्स के कहे जाते हैं इस क्वार्टर में काफी स्ट्रांग दिखाई गए हैं। ओवर द ईयर अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन होगा उन दो तरह की बैंक में। एक बैंक जिसने टेक्नोलॉजी में काफी कुछ इन्वेस्ट किया, उस वजह से उनके निम्स जो है वो बेटर मैनेज रहेंगे। ऑल्दो निम्स नीचे आने की कतार पर डेफिनेटली है, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट और जो रेट बढ़ाए गए थे, लोन की दरें बढ़ाई गई थी, उनका डिफरेंस जो है वो अब तक कमा रहे थे। इस ईयर में क्रेडिट ग्रोथ स्लो होगी, प्लस मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। बट जिन बैंकों ने अपने आईटी सिस्टम्स में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, आई थिंक उनके बेनिफिट्स के वजह से मे बी उनके मार्जिन्स कम घटेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफी कुछ इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके बिजनेस बैंकिंग में ग्रोथ जो है कंपेयर टू अदर्स काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली इवन ऑन द रिटेल साइड काफी स्ट्रांग है। सो नेट अगर मुद्दा देखा जाए तो जो बैंकें अपने टेक्नोलॉजी में राइट तरीके से इन्वेस्ट की हैं, उनके निम्स विल बी फार बेटर देन द निम्स ऑफ मार्जिन्स ऑफ द बैंक्स विच जिनके टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आइदर सही तरीके से नहीं हुई है या वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। सो नेट अगर स्ट्रेटेजी बिठानी है तो हमें ये बिठानी चाहिए आइदर बैंक्स जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड है और जो कंटिन्यूअसली फोकस कर रही हैं अपने इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ। सो आईसीआईसीआई बैंक इसमें काफी कुछ नजर आता है। सिमिलरली एक्सिस बैंक भी काफी कुछ नजर आता है। टू सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन नजर आता है, बट इन बैंकों पे नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक एक स्पेशल सिचुएशन में है, इस वजह से रिलेटिवली बेटर ऑफ है। बट अगर बैंकों को दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें, डेफिनेटली बैंक्स आर इन फार बेटर सिचुएशन देन मेनी अदर सेक्टर्स जिन्हें ग्लोबल हेडविंड्स के वजह से ग्रोथ स्लो डाउन होने का सिचुएशन ज्यादा दिख रहा है।
बिल्कुल सुमित, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स को तो इकोनॉमी का बैकबोन माना भी जाता है। वी अंडरस्टैंड एंड वी हियर यू व्हेन यू से कि बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, उस पर नजरें हैं भी और वहाँ पर से परफॉर्मेंस अच्छी दिख भी रही है। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स के लिहाज से ऑफकोर्स मार्केट के सेंटिमेंट्स आप कह रहे हैं इस वक्त कॉशियस हैं, थोड़ा संभल कर ही जो करना है वो करें। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स क्या आपको लगता है कि इस वक्त डबल डिजिट ग्रोथ देखेगी? क्योंकि इस वक्त अगर देखिए कमेंट्री के साथ साथ किस तरह के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अर्निंग्स में निकल कर आते हैं उस पर भी खास फोकस रहेगा। शुरुआत अर्निंग सीजन की डिसेंट हुई है, तो फिर इसे ध्यान में रखते हो और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके रेडार पर होंगे? सो बैंक्स के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जिन सेक्टर्स में रॉ मटेरियल का काफी कुछ प्रेशर था, आई थिंक ये पर्टिकुलर क्वार्टर में वो प्रेशर थोड़ा कम दिखाई देगा। भले ही वो कोई आपके सीमेंट सेक्टर जैसा देखिए या एफएमसीजी सेक्टर, जहां पर ग्रॉस मार्जिन्स काफी इम्पैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ हाई क्रूड एज वेल एज मेनी अदर रॉ मटेरियल्स जो है उनके वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, उस चीज का इम्पैक्ट हमें उस चीज का बेनिफिट हमें इस क्वार्टर में दिखेगा। भले ही वो एफएमसीजी हो या फिर आपका सीमेंट हो, टू लार्ज एक्सटेंट इवन कैपिटल गुड्स सेक्टर को उसका बेनिफिट दिखाई देगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स में भी काफी कुछ मार्जिन पे प्रेशर था। कैपिटल गुड्स में आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, उस वजह से आपके ये क्वार्टर में काफी अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, हमने आईटी ऑलरेडी देखा है काफी वीक रहा है। सिमिलरली इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल सेक्टर में भी काफी कुछ प्रेशर आने की संभावना है। बट अगर देखें तो लार्जली हमें ये देखना चाहिए कि FY24 की कमेंट्री क्या रहती है इन कंपनियों की। इवन इफ अगर वो डिसअपॉइंट भी करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या रहती है टू टैकल द रॉ मटेरियल, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है अब पीक आउट हो चुका है एंड इंक्रीमेंटली FY24 महंगाई की दरें नीचे ही आने वाली हैं, तो उस हिसाब से हमें इन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। बट ऑफकोर्स एज जैसे आप कह रहे हैं कि जो स्टैंड आउट हो रहे हैं वो सेक्टर्स डेफिनेटली एफएमसीजी, सीमेंट और कैपिटल गुड्स स्टैंड आउट हो रहे हैं एज फार एज मार्जिन्स इज कंसर्न, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफी कुछ बेनिफिट देंगे। ठीक है सुमित, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एफएमसीजी पे ध्यान रखा जा सकता है, और उसकी बड़ी वजह है क्योंकि उसके पास ट्रिगर है, उसके पास मॉनसून का ट्रिगर है, उसके पास आरबीआई का ट्रिगर है, इन्फ्लेशन का है, डिमांड का है, इलेक्शन ईयर है, इसलिए मल्टीपल ट्रिगर है। उसमें से अगर 50-60% भी ठीक चलेगा तो आपका काम बन जाएगा। मेरे को एक चीज़ आपसे और समझनी है, ऐसी कौन सी चीज़ आपको मार्केट के अंदर दिख रही है जो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी इस समय ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है? एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप थोड़ा कमोडिटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कई कंपनीज ऐसी हैं जिन पे कमोडिटीज़ का प्रेशर एकदम से कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए भी आप सीमेंट की बात भी बता रहे थे। ऐसा कोई और थीम है जहां पर उनकी कॉस्ट कम हो गई है, अब मार्जिन्स अच्छे आएंगे, वैल्यू अच्छी मिलेगी? जी, अगेन ऑटो कंपनियां जो हैं वो भी ऑटो एंग कंपनियां हैं, इस चीज का काफी कुछ बेनिफिशियरी रहेंगे, इन्हें काफी कुछ फायदा होगा FY24 में कंपेयर टू FY23। ऑटो में स्पेसिफिकली तो अपार्ट फ्रॉम कमोडिटी कॉस्ट, इवन चिप्स की शॉर्टेज के कारण काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ था। एंड ये FY24 एंड FY24 ऑनवर्ड्स रेदर इस चिप्स एज वेल एज कमोडिटी कॉस्ट दोनों का फायदा होगा इसमें। सिमिलरली सीमेंट, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या स्पेसिफिक केमिकल कंपनीज, क्योंकि केमिकल में अब क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से डेवलप वर्ल्ड में डिमांड काफी सॉफ्ट हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि चाइना से जो यहाँ पर चीजें शिफ्ट होनी चाहिए थी, रेदर देन दैट वहाँ का माल यहाँ आके डंप हो रहा है। तो काफी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हो रही है या बिजनेस स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं, एंड उसमें ये जब नतीजे डिक्लेयर होंगे इन कंपनियों के, तभी क्या बोलते हैं काफी कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कौन सी स्टॉक्स में या कौन सी कंपनियों में क्या स्टॉक रहा है, क्या नहीं रहा है, और कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बिठाई है टू स्ट्रेटन द सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन को स्ट्रेटन करके
अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, वो केमिकल कंपनियों में काफी कुछ इस क्वार्टर में दिखाई देगा। बट नेट अगर देखें ये 3-4 सेक्टर्स काफी कुछ लाइमलाइट में रहेंगे। ऑटो एंसिलरीज फॉर मार्जिन्स, सीमेंट फॉर मार्जिन्स, कैपिटल गुड्स जो मैंने बताया फॉर मार्जिन्स, एंड सिमिलरली स्पेसिफिकली टू केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, बहुत स्पेसिफिक कंपनियां जो है वो बेनिफिट करेगी या इम्पैक्ट होंगी एक तरह से। ऑलराइट सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए, सारे क्वेश्चंस पर अपने व्यूज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर बात होती है। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया था। अब टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी की इतनी बड़ी छलांग के बाद क्या कितना मोमेंटम और बाकी है, और क्या निफ्टी एक रेंज में ही फंसा रहेगा। श्रीकांत चौहान और रुचित जैन हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, रिलायंस के नंबर्स भी कोई बड़ा काम कर नहीं पाए निफ्टी पर। इनफैक्ट सुबह एक गैप अप के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ा नीचे आ जाएगा बाजार। निफ्टी तो रेंज में पिछले हफ्ते से ही फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी के इस ब्रेकआउट के बाद क्या आपकी बेट्स भी अब बैंकिंग स्टॉक्स पर ही फर्दर होंगी, या फिर निफ्टी भी ऊपर आ सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को देखें काफी क्लोजली, तो कई बार जब मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेंड बनाया है या तो कुछ भी रिकवरी दिखाई है, तो इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय बैंक स्टॉक्स। इस बार भी अगर आप देखें तो आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 6-7 डेज, वापस जब मार्केट ने रिकवरी की है, वापस बैंक स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रही है। हमें लगता है कि जैसे नंबर्स आ रहे हैं इनके और जैसे ओवरऑल फॉर्मेशंस बन रहे हैं इन सभी स्टॉक्स में, हमें लगता है यस, बैंक स्टॉक्स ही अभी भी लीड करेंगे। एक वक्त आएगा, आई थिंक मुझे लगता है, जब तक रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं आती है मार्केट में, या तो जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं आता है मार्केट में, तब तक बैंक स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी। अगर कुछ अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली अगर आ जाते हैं कि शायद यहाँ से भी रेट पॉज रहेगा और शायद आने वाले पॉलिसी में रेट कट भी आ सकता है, अगर ऐसा कोई अगर अनाउंसमेंट आता है, तो उस वक्त हम डेफिनेटली उस पर बैंक स्टॉक्स या बैंक सेक्टर में हम एक टॉपिश फॉर्मेशन देखेंगे। बट करंट फॉर्मेशंस या करंट ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक्स में और भी तेजी बनेगी। आज निफ्टी ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट किया है और निफ्टी कम से कम 17,800 17,850 के लेवल्स दिखा सकता है। 17,850 के ऊपर ही एक नया ट्रेंड बनेगा, लेकिन तब तक हमें लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से भी कुछ लॉन्ग करे पोजीशंस को कम से कम 100 से 125 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है। ओके, 100 से 125 पॉइंट्स की तेजी, दैट्स क्वाइट एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। और हो भी क्यों ना, और इस वक्त जहां बैंक्स में मजबूती हम देख रहे हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स तो हैं ही। श्रीकांत, आप अपने लिस्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या बैंक्स और फाइनेंशियल्स जिस पर पॉजिटिव आउटलुक आप रखते हैं, इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स भी इसी स्पेस से जुड़े हुए हैं आज आपकी लिस्ट में? बिल्कुल। तो देखिए, मॉर्निंग में जब मार्केट में कुछ रिकवरी थी तब हमने कुछ पीएसयू स्टॉक्स लिए थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो अपने इमीडिएट लोज से काफी बढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए या कैनरा बैंक। अभी हमें लगता है कि यहाँ से वापस इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स को हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर 100 पॉइंट अगर बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा। करंट लेवल से 1685 1690 पे एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करें। ये लगता है स्टॉक हमें 1725 1730 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो 1670 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी अच्छा एक फॉर्मेशन बन रहा है। कई दिनों से इसमें एक इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, और इसमें से अगर ब्रेकआउट बनेगा तो ये कम से कम 6050 से लेकर 6150 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक बजाज फाइनेंस को भी लॉन्ग करके चले एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। दोनों बैंकिंग वाले ही शेयर ऑलमोस्ट आपको मिल रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के, और आज ब्रेकआउट भी बैंक से पहले हुआ है। बजाज फाइनेंस आपकी लिस्ट में है 6060 नंबर, और एचडीएफसी 1740 टारगेट और 1670 आपका स्टॉप लॉस है। नंबर अच्छे, दोनों शेयर अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं दोनों से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। रुचित, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ड्यू है, और जैसे अभी श्रीकांत भी बता रहे हैं 100-125 पॉइंट की गुंजाइश है। ये भी 17,800 हिट कर देगा सर, कल में कर दे हो सकता है। थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, गाड़ी 2 घंटा ही तो लेट है। 17,800 ये भी आ जाएगा तो आज बीटीएसटी करके चले जाएं, और साथ ही अपने शेयर भी बता दीजिएगा। जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। मेरे ख्याल से यस, पिछले कुछ दिनों में जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमने निफ्टी में देखा था, उसका प्राइम रीजन था, मेन रीजन था आईटी, क्योंकि आईटी में जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद हमने
शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई देखी थी, उसके कारण ऑल्दो बैंकिंग में अच्छा पुल बैक मूव था, बट निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, कर पा रहा था। अब हम देखें तो फिर से ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। आईटी एटलीस्ट अगर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर यहाँ से आईटी में हमें लग रहा है कि अब करंट लेवल्स पे मे भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा, या एटलीस्ट वैसा शार्प करेक्शन नहीं आएगा। तो अगर आईटी को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है, तो आई थिंक नो निफ्टी में ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। और इंपॉर्टेंटली याद रखिए, निफ्टी में जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका ब्रेकआउट आया था ये अप्रैल सीरीज की शुरुआत में, जब 17,200 का लेवल गैप के साथ में निफ्टी ने तोड़ा था। उसके बाद ये पूरे जो पिछले पूरे एक हफ्ते में जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें वही 20 EMA पूरा ब्रेक नहीं किया है, यानी ये जो करेक्टिव फेज हुआ वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ, और अब ये नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि 17,800 नो बहुत ही जल्द, मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन तक ही निफ्टी टेस्ट करना चाहिए। तो अगर BTST करके जाना है तो निफ्टी यहाँ पे भी ले सकते हैं, या ऑप्शंस के थ्रू निफ्टी 17,700 का कॉल ऑप्शन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है आज नो खरीदारी करके जाने का। सो निफ्टी बेटर लग रहा है यहाँ पे एक 17,800 के लिए। यहाँ तक मेरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, नो स्टॉक स्पेसिफिक 2 रिकमेंडेशन है, मैं कंटिन्यू चाहूंगा। जो बैंकिंग स्पेस की आपकी नो चर्चा हो रही थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा पहला पिक है, जहाँ पे हम एक 89 EMA के ऊपर आज ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में देखा है। PSU बैंकिंग स्पेस, पूरा PSU बैंकिंग स्पेस इनफैक्ट एक कैचअप मूव दिखा रहा है नो। तो SBI बाय करके जाए 543 के स्टॉप लॉस से 567 के टारगेट्स के लिए। और मजगांव डॉक मेरी सेकंड पिक रहेगी, यहाँ पे एक अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है, और अब एक ग्रेजुअल अपमूव हम ये स्टॉक में देख रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं। सो मजगांव डॉक हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस नियर टर्म में दिखा सकता है। 727 के स्टॉप लॉस से ये खरीदारी कर सकते हैं 800 के टारगेट्स के लिए। और राइट, ठीक है, तो ये तो कुछ आपके ट्रेड्स हुए जो आज के दिन में आप जिन पर आप बेट करेंगे, लेकिन कुछ और ट्रेड्स भी देख लेते हैं। HDFC लाइफ, श्रीकांत, क्योंकि इसमें HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक को स्टेक बढ़ाने की परमिशन मिली, आज दिन भर तो बहुत अच्छी मूव रही 6.5-7%, लेकिन क्या आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, या आपको लगता है मोमेंटम बाकी होगा? अभी HDFC लाइफ की बात कर रही हूं मैं। या बिल्कुल, तो अगर HDFC लाइफ के एक ब्रॉडर पैटर्न को देखें तो काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है, काफी अच्छा बॉटमिंग आउट का फॉर्मेशन बना है, और आज की वॉल्यूम अगर आप देखें तो रिमार्केबल वॉल्यूम्स है, यानी कि जितने एबनॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं इसमें, उतने वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट आज के दिन में अभी तक हो चुके हैं। नो डाउट कि आज स्पेसिफिक न्यूज फ्लो के बाद स्टॉक में काफी हमने हायर ओपनिंग देखी थी, और आज के जो हाईएस्ट लेवल्स रहेंगे 555, 556 के, तो ये 556 के लेवल्स जब स्टॉक निकालेगा तो इसमें और तेजी बनेगी। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर लाइक वेरी मोर इंटरेस्टेड इन दी लेवल्स। बट अगर मैं एक पोजिशनल व्यू लेना चाहता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे पोजिशंस अभी भी होल्ड करके रखे, करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजिशंस बनाए पोजिशनल व्यू के बेसिस पे। आज के जो लोज है 530, जो काफी दूर के लोज है, तो मुझे लगता है 540 का एज स्टॉप लॉस पकड़े, और टारगेट्स रखे यहाँ पे वापस एक बार 580 से लेकर 590 के। तो वेरी शॉर्ट टर्म में 556 के लेवल्स क्रॉस होना जरूरी है, बट अगर यहाँ से कम एक हफ्ते का 10 दिन का अगर व्यू है तो करंट लेवल से लॉन्ग कर लीजिए, 540 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, ये रहा तो HDFC लाइफ पर एक बार इंडेक्स पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स 60,000 के पार इस वक्त, निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी नजर आएगी। वहीं बैंक निफ्टी में तो आउट परफॉर्मेंस जारी है। निफ्टी के लेवल्स अगर देखेंगे 17,727 के स्तर पर हरे निशान के साथ एक मजबूती। सेंसेक्स में 60,000 के पार के लेवल्स इस वक्त आप देख रहे हो। बैंक निफ्टी 42,630 के स्तर पर 512 अंकों की तेजी के साथ। मिड कैप इंडेक्स को भी एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्सेस में लगातार अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड्स देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, साथ ही सेंसेक्स इंडेक्सेस, हैवीवेट्स जो कंसर्न थे, वहां से इस वक्त जो है एक अच्छी मजबूती, एक रिकवरी और दिन के ऊपरी स्तर पर मार्केट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन चाहे HDFC लाइफ की हम अभी बात कर रहे थे, टेक्निकली चार्ट्स पर अट्रैक्टिव लग रहा है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, लेकिन दरअसल HDFC के मर्जर के बाद HDFC बैंक को 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिली, यानी कि RBI की तरफ से अलाउंस मिला है। क्या है इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स, एक रिपोर्ट, एक रिसर्च कंपाइल की है शरद ने, आइए वो भी आपको बताते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इतनी अच्छी मजबूती HDFC लाइफ में क्यों दिख रही है। शरद, आप बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे जो वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी के इंडेक्स में है। और याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की ओवरहैंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। RBI ने अलाउ कर दिया HDFC बैंक को 50% या उससे ज़्यादा स्टेक रखने का HDFC लाइफ में। अब याद रखिए, अगर RBI ये अलाउ नहीं करता
तब जो है ओवरऑल HDFC बैंक को अपनी स्टेक घटानी पड़ती लगभग 30% का। इसका मतलब एक सप्लाई ओवरहैंग रहता लगभग 18.35% स्टेक का HDFC लाइफ में। अब आगे जाते हुए क्या होगा, आगे जाते हुए जो है एक पॉसिबिलिटी है कि जो एंटिटी है ये ऑलमोस्ट 1.35% स्टेक बढ़ा सकती है मर्जर के पहले। और अगर ओवरऑल देखा जाए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो HDFC का लगभग 48.65% स्टेक है, लेकिन बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि एबरडीन और एक्साइड लाइफ, जहां पे उनका लगभग 2 से लेकर 4% स्टेक होल्डिंग कंपनी में है। लेकिन आगे जाते हुए ट्रिगर्स क्या रहेंगे HDFC लाइफ के, उसको फोकस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि HDFC बैंक जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा HDFC लाइफ का। इसके अलावा जो है एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि अलाइनमेंट होगी दोनों कंपनीज़ की और आगे जाते हुए सिनर्जीज इस पे जो है डेवलप करने देखने मिल सकती है। और याद रखिए जो काउंटर शेयर होता है HDFC लाइफ का वो भी एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि HDFC बैंक की ग्रोथ रेट के साथ ये मैच करेगा। और ओवरऑल याद रखिए HDFC बैंक जो है लगभग 50% HDFC लाइफ का APE यानी कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूट करता है। और इम्पॉर्टेंटली जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है HDFC बैंक का वो आगे जाते हुए कम हो सकती है। और जब ये कम होगा तो HDFC लाइफ के खुद के मार्जिन्स में जो है उसमें भी ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। इंटरेस्टिंग है जो आप HDFC लाइफ के बारे में बता रहे हैं। इस बीच कोई ऑप्शन का सौदा बनता है रुचित, ये HDFC लाइफ और दूसरा HDFC भी काउंट कर सकते हो आप। हालांकि वैसे तो मैं HDFC लाइफ पूछता, लेकिन HDFC के अंदर भी अगर है तो आप वो भी बता सकते हो सर, हम उसको लिख लेते हैं। अब अगर क्योंकि सर 6.5% वाला सौदा हमसे नहीं खरीदा जाएगा, ना ही कैरी होगा, तो इतना कर सकते हैं कि फ्यूचर्स के प्रॉफिट को बुक करें और कॉल्स में डाल दें, इतना तो कर सकते हैं। आई थिंक मैं अगर ऑप्शंस के थ्रू नई पोजीशंस बनानी है तो मैं HDFC लाइफ से ज्यादा कंपैरेटिवली HDFC लिमिटेड में कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक रन अप हमने देख चुका है, हम आज के सेशन में ओपनिंग से ही देख चुके हैं। तो HDFC लिमिटेड के 2800 के कॉल ऑप्शंस, आई थिंक ये एक बेहतर ऑप्शन होगा अगर HDFC ग्रुप के कोई स्टॉक्स में ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग करनी है। तो करंटली 8 रुपए के आसपास चल रहा है, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ रही है। तो यहाँ पे आई थिंक जीरो या हीरो का ट्रेड करके रिस्क ले सकते हैं पूरा 8 रुपए का। अगर आप स्टॉप लॉस रखे ये रिस्क ले तो आई थिंक यहाँ पे 16 से 18 रुपए का रेंज आप ये ऑप्शन में एक्सपायरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसी बार की रुचित एक्सपायरी को रख ले, परसों जो होने वाली 27 तारीख अगर 8 रुपए की मिल रही है, फिर स्टॉप और टारगेट तो बता दो। लगा कि पूरा 8 रुपए स्टॉप लॉस होगा, इट वुड बी लाइक क्योंकि छोटा ही प्रीमियम है तो पूरा ही रिस्क लेना चाहिए। और 18 रुपए के आसपास के टारगेट्स आपको एक्सपायरी तक एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो ये तो HDFC पे बात रही, लेकिन कुछ और जो स्टॉक्स हैं हमें उसमें मिड कैप IT में बिरला सॉफ्ट जैसे OFSS जैसे काउंटर्स, उनमें अच्छी मूव है। क्या आप श्रीकांत बिरला सॉफ्ट या OFSS को भी एक बार रडार पर रखेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में जहां पे परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, आई थिंक वहां पे कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जहां पे परफॉर्मेंस नहीं है या तो काफी लाइक अनप्रेडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है, वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा उससे दूर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब आते हैं इन कंपनीज के तो पनिशमेंट भी उतनी जोर से मिलेगी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए जैसे कि मास्टेक ने दिए थे, उसके बाद हमने अच्छी तेजी देखी। हमें लगता है कि दो स्टॉक जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम है और सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन दोनों में काफी अच्छा फॉर्मेशन है। इन दोनों के फॉर्मेशंस के बेसिस पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी इन्हें लॉन्ग किया जा सकता है। परसिस्टेंट सिस्टम जो अभी ट्रेड कर रहा है समवेयर क्लोज टू 4400 के आसपास था, ये 4440 4450 के आसपास है। सो फ्रॉम हियर दिस स्टॉक कैन गो अप टू 4600 से लेकर 4650 तक जा सकता है। काफी अच्छा फॉर्मेशन है। और जब इन्फोसिस में जब एक गिरावट आई थी, उसके बाद परसिस्टेंट में भी एक काफी बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद की अगर आप रिकवरी देखेंगे अगेन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस, तो काफी जोरदार परफॉर्मेंस है। तो बिल्कुल करंट लेवल से परसिस्टेंट सिस्टम को लॉन्ग करें। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि सोनाटा सॉफ्टवेयर, जहां पे भी हमें फोकस करना है, ये स्टॉक अभी थोड़ा वैसे करेक्टेड है, 810 815 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि 800 से लेकर 810 के रेंज में लॉन्ग करें। वापस ये स्टॉक एक बार 900 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल, IT स्पेस को अगर प्ले आउट करना है तो मिड कैप IT पर नजर होनी चाहिए। परसिस्टेंट में परसिस्टेंटली अट्रैक्शन दिखा है, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। अब श्रीकांत ने भी इस पर मोहर लगा दी। सोनाटा सॉफ्टवेयर तो अच्छा मौका भी है, करेक्शन में खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन साथ ही सीमेंट प्लेस की अगर बात करें रुचित,
वैसे सीमेंट को लेकर इस वक्त जो एस्टिमेट्स नजर आ रहे हैं नतीजों से ठीक पहले डिमांड में तो बढ़त दिखी है, जिसका एक असर रेवेन्यू के फ्रंट पर दिखेगा। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी एक्शन नजर आ सकता है, साथ ही मुनाफा जो है उसमें कंसर्न जरूर दिख सकते हैं। ये ओवरऑल एस्टिमेट है सीमेंट के। लेकिन जहां जैसे अभी मिड कैप आईटी की बात कर रहे थे, मिड कैप सीमेंट प्लेस में इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर को देखें 2% तक की अच्छी मजबूती है। सिर्फ इंडिया सीमेंट ही नहीं, और कोई छोटी मझौली सीमेंट कंपनियां अगर आपके रेडार पर हो? आई थिंक मैं यहाँ पे मिड कैप स्पेस में जाने से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि सीमेंट्स में आप देखेंगे तो रीसेंट जो पुल बैक मूव भी आई थी वो हाई लेवल्स पे इतने सस्टेन नहीं रही है। तो जब तक लार्ज कैप स्टॉक से कोई सस्टेनेबल मूव नहीं दिखेंगे तब तक आई थिंक मिड कैप स्टॉक्स में नो बाइंग हम नहीं देखेंगे। और अदर आई थिंक मैं अगर दूसरे वर्ड्स में कहूंगा तो जो लीडरशिप आएगी सीमेंट स्टॉक्स में ऊपर जाने में, तो वो लार्ज कैप से पहले लीडरशिप आएगी और रादर देन मिड कैप्स, और मिड कैप्स का बाद में फॉलो अप मूव रहेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ सीमेंट में ही कोई बॉटम फिशिंग करनी है तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो रिसेंट पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा करेक्शन आया है वो अपने सपोर्ट के काफी आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 7200 से 7300 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये स्टॉक को है। सो रादर देन गोइंग विद मिड कैप्स में पहले फोकस लार्ज कैप पे करना चाहूंगा, और जैसे हम कोई सस्टेनेबल अपमूव लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स में आगे चल के देखेंगे उसके बाद फॉलो अप बाइंग के लिए मैं मिड कैप्स पे फोकस बाद में करना चाहूंगा। खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ मोमेंटम है, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक हुई है कि आज ये। और अगर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुन रहे हैं, उसमें कोई खबर वगैरह है तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। स्ट्रक्चर अच्छा साथ ही न्यूज़ है तो फिर मज़ा आ जाता है। इसी तरह की एक कैटेगरी हमने बना के रखी है। हम टिपिकली वो सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढ के लाते हैं जहाँ पर ब्रोकर्स के बीच में चर्चा भी हो रही है और कोई ना कोई खबर भी है, ताकि आपको फ़ायदा इंस्टेंट मिल जाए। तो वही सारे शेयर्स बताने के लिए अब मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद बताएं आज कहाँ पे खबर गर्म है? जी बिल्कुल, जो है सबसे पहले बात करेंगे MCX के, और यहाँ पे देखा जा रहा है डीलर्स कह रहे हैं कि एक बड़ी ब्रोकिंग की जो फंड हाउस डिवीजन है वो जो है एक्वायर कर सकती है स्टेक। और याद रखिए पिछले 3 सेशन से जो है बाइंग का सिलसिला अच्छा चल रहा है स्टॉक में। और इसके अलावा जो है कि शेयर होल्डर्स अगर बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 4 से लेकर 5% स्टेक पराग पारिक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज कंपनीज की स्टेक जो है इस स्टॉक में है। इसके अलावा आज जो है दिन के ट्रेड में 50 DMA के ऊपर भी गई है। तो ये तो पहला स्टॉक रहेगा आपके रडार में MCX। दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है राजरत्न ग्लोबल वायर। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे HNI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों जगह से सेलिंग देखने मिल रही है। और जिसको अर्निंग्स है Q4 अर्निंग्स आई थी वो जो थे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे। और उनकी जो थाईलैंड बिजनेस है वहाँ पे हेडविंड्स बहुत देखा जा रहा है, उसके कारण जो है आप कह सकते हैं एनालिस्ट कम्युनिटी भी जो थोड़ी डाउनग्रेड्स दिखा रहे हैं। और जो एबिडा मार्जिन है वहाँ पे भी लगभग 350 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने मिला। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि टायर्स स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और एक रिप्लेसमेंट डिमांड आ रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, ये जो टायर की लाइनिंग्स होती है वो मैन्युफैक्चर करती है, जो वायर्स लगते हैं इन टायर्स में। तो ये भी एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। और ये जो दोनों स्टॉक्स हमने बातचीत की है, ये जो है हमने डीलर्स से बातचीत की है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करें या पोजीशन लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें ज़रूर। बिल्कुल ठीक है आपकी, आपने डिस्क्लोजर भी दिया शरद, और साथ ही ये भी बता दिए कि एक्चुअली इन दोनों का बिजनेस क्या है कंपनी का और इनमें खबर क्या है। ये ज़्यादा अच्छे से बताया कि राजरत्न का एक्चुअली में काम क्या है। लेकिन राजरत्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय MCX को देखना, क्योंकि उसका ब्रेकआउट हो रहा है। श्रीकांत एक बार आप चेक करेंगे, MCX एक डाउन फॉलिंग चैनल में था लेकिन अपने आप को रोक रहा और चल सकता है। देखिए अब हो सकता है वापस से इसके अंदर तेज़ मोमेंटम आ जाए। इस जगह पर पहले भी आ चुका है और खबर भी है कि कोई फंड इसके अंदर स्टेक लेगा, भले वो 1% ले या 2% ले, लेकिन कोई बड़ा नाम आ गया तो री रेट भी हो सकता है। एक बार आप इसको जरा चेक करेंगे क्या? तो देखिए डिम्पी, हमारे कोटक का MCX में स्टेक होने की वजह से एक कंप्लायंस एंगल के बेसिस पे मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त अच्छा एक्शन है। और एक बार BTST ट्रेड्स जान लेते हैं। श्रीकांत, कोई BTST ट्रेड इस वक्त बाजार में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम आ रहा है। और रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना है। अगर इन सबको देखे और अगर आज के ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं मायने देता हूँ अगर, तो मुझे लगता है कि भारत हेवी BHEL जो 76 हाफ 77 के करीब ट्रेड कर रहा है,
ये एक स्टॉक है कि जहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 3 या 4 दिनों से साइडवेज एक्टिविटी थी, लेकिन आज के दिन में 5 से 6% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 82-83 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे एट 74.50, यानी ₹2 का स्टॉप लॉस रखना है, जबकि 4 से 6 रुपए की तेजी नजर आती है। वो मैं भूल गया था एक बार श्रीकांत जी कि आपकी कंपनी का तो 15% स्टेक है इसके अंदर, वो कोटक के अंदर, कोटक का MCX के अंदर। हालांकि है तो SBI ग्रुप का भी शेयर और भी कई छोटे मोटे ब्रोकिंग का अपना अपना स्टेक है। रुचित एक बार आप देख सकते हैं MCX को, ये क्योंकि बॉटम पे मिल सकता है और शेयर का पैटर्न अच्छा और न्यूज़ भी आ रही है, तो मेरे लिए ना सारे डॉट्स जुड़ रही हैं, तो मैं MCX में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक बार आप ज़रा चेक करेंगे क्या? आ चुका है स्टॉक, जहां पे आई थिंक 1530 1540 से एक कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है, और 1435 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस ये स्टॉक का रहा है। और अब करंटली देखें तो 1465 यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये रेंज में भी रहे तो काफी फेवरेबल है यहाँ से बाइंग स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करने के लिए। तो मैं कहूँगा 1430 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 1550 के आसपास के नियर टर्म टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। जी, MCX पर इस वक्त आपको ये राय मिलती हुई, और लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज के चलते प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में MCX का स्टॉक इस वक्त रेडार पर है। लेकिन टाटा मोटर्स पर उचित इनफैक्ट श्रीकांत, टाटा मोटर्स क्या एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती हुई दिख रही है? स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट आज तो नज़र आ रहा है, 475 के लेवल्स पर है। पीछे हमने देखा है काफ़ी सारी खबरें आई हैं जो कि ऑटो एंसिलरी को काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव बना रही है। पिछले 1 महीने में टाटा मोटर्स की चाल को अगर देखेंगे अच्छी मजबूती भी नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड्स बनते हैं आपके हिसाब से? देखिए, तो अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो बिल्कुल यहाँ से हमें लगता है कि और एक टैक्टिकल मूव हमें मिल सकती है। 475 के करीब ट्रेड कर रहा है, और हमें लगता है कि वापस से एक बार ये स्टॉक 495 से लेकर 500 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप पास्ट में अगर आप देखें तो पिछले 1 या 1.5 साल में अगर देखें तो कई बार 500 के लेवल्स को हिट करने के बाद ये स्टॉक गिर के वापस 400 के लेवल्स को उसने छुआ था, और ऐसा फॉर्मेशन रिपीटेडली हमने कई बार देखा है। इस बार हमें लगता है कि ये 500 के लेवल्स क्रॉस करेगा, लेकिन जैसे मोमेंटम बना है और जैसे ओवरऑल फॉर्मेशन है, हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखिए एट 464, ₹10 का स्टॉप लॉस रखें। ₹20 के टारगेट्स नजर आते हैं, लेकिन इस बार अगर इसने 500 के लेवल्स को अगर विद सम न्यूज फ्लो अगर क्रॉस कर लिया, तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 600 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शेयर 400 आएगा नहीं और 500 जाएगा नहीं, यानी कि 400 से और 500 के बीच में जिसको जैसा पड़ता खाता है वैसा लीजिए। जब जब आपको 420, 415, 410, 425 तक मिले ले लो, ये मानते हुए कि 400 ब्रेक नहीं करेगा। जैसे आप 500 के पास पहुंचते हैं, 475, 80, 85 आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है टाटा मोटर्स का, और ये अच्छे स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए श्रीकांत कह रहे हैं कि नया मूवमेंट तब आएगा जब ये 500 को पार करेगा। 500 तक वही पुरानी चाल, वही पुराना एटीट्यूड टाटा मोटर्स का रहेगा। एक और शेयर भी है नेस्ले, है शेयर 20 साढ़े 20 हज़ार का, तो आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। हम दोनों पक्ष आपके सामने रखते हैं, उसका रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो विनी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो नेस्ले के आपको नंबर्स बताएंगी, और फिर रुचित जब तक आप चार्ट्स खोल के रखिए और ज़रा देख के बताइएगा, इसका आर्ली और डेली दोनों देखिएगा। हाँ, तो फिर आप देख के बताइएगा इसको हमको BTST करना चाहिए कि नहीं। पहले विनी से समझते हैं नेस्ले के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। विनी बताएं जरा आप प्लीज़। तो नेस्ले के जो Q1 कैलेंडर 23 के नंबर्स है, जो है जैन टू मार्च क्वार्टर के नंबर्स, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी देखेगी डबल डिजिट ग्रोथ, 11% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वहाँ पे, पर प्रॉफिट्स में थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट डिक्लाइन होने वाला है 1% से, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और प्रॉफिट आएगा 588 क्रॉस। मार्जिन में भी थोड़ी प्रेशर तो रहेगी, क्योंकि भूले मत मिल्क प्राइसेस बढ़ ही रहे थे ये क्वार्टर में, तो मिल्क प्राइसेस की वजह से जो उनका डेयरी बिजनेस है, मिल्क बिजनेस है, कन्फेक्शनरी बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती
सकती है मार्जिन्स पे, और इसीलिए मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है एबिटा मार्जिन्स 22.6% वर्सेस 23.3%। अभी दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को क्या सपोर्ट करेगा, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है, ये इन्फर्ड नंबर है, वो है 3 to 4% एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट की वॉल्यूम ग्रोथ में। उसके अलावा अच्छी मोमेंटम, डिमांड मोमेंटम एक्सपेक्ट है कि कंटिन्यू रहेगी नेस्ले के लिए ग्रोथ में, ओवरऑल वो सपोर्ट करेगी। और उनका जो मेन जो बिजनेस है नूडल्स और बिस्किट कैटेगरी की बात करें, वहाँ पे रेजिलिएंट डिमांड एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे ग्रोथ अच्छी ही रहेगी कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। उसके अलावा बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया मिल्क प्राइसेस की वजह से जो बढ़ते हैं उसकी वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट रहेगा, पर मे बी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं मार्जिन्स में। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे तो वन तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, और दूसरा रूरल और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसा है, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, और डिमांड ट्रेंड्स क्या है कंपनी की पैकेज फूड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके ठीक है, तो विनी ने आपको सारा कुछ बता दिया। इसके देखिए मुनाफे में तो प्रेशर रहेगा, करीब 588 करोड़ का आ सकता है नंबर्स, यानी कि 600 करोड़ से नीचे रहेगा, लेकिन हाँ रेवेन्यू बढ़ सकती है, थोड़े मार्जिन्स पे भी डाउट रहेगा। रुचित एक बार देखना है शेयर ना थोड़ा चला हुआ है एक्चुअली में, इसलिए मैंने आपसे कहा था इसका डेली और ना वीकली दोनों, आप मंथली आप वैसे चेक कर लेना आर्ली। ये शेयर 18,400 से करीब 21,000 की तरफ बढ़ा हुआ शेयर है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट आए और रिजल्ट्स आते शेयर भर के गिर जाए। तो डिम्पी यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है कि जिन्होंने रीसेंट रैली में नीचे के लेवल्स पे लिया हुआ है तो ये स्टॉक में होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग के लिए ऑलरेडी थोड़े मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट हो चुके हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो है वो काफी करंट लेवल से न्यू पोजीशंस बनाने में काफी बड़े हो सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 20,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और अपने पोजीशंस को होल्ड करे, ऊपर 21,000 से 21,200 की रेंज में टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए राय आपको नेस्ले पर नतीजों से ठीक पहले उसके अनुमान और साथ ही आप करीब 10% तक की तेजी पिछले एक महीने में कंजम्पशन थीम है जो कि फोकस में, लेकिन इसके अलावा रेलवे थीम है जहां पर आए दिन हम अच्छा एक्शन देखते भी हैं। श्रीकांत, रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें, रेलवे इंफ्रा इनफैक्ट कुछ समय पहले एक स्पेशल हमने पेश भी किया था 18 आवर्स स्वदेश पर, जहां हम लगातार बता रहे थे कि सरकार किस हद तक फोकस कर रही है रेलवे, रोड इंफ्रा और डिफेंस पर, और केपेक्स अनाउंसमेंट कितने सारे हो रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स की ही बात अगर करें, आरवीएनएल के चार्ट्स देखें, 13% तक की तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। एक और स्टॉक है IRFC, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं, वहां पर भी अच्छा एक्शन आज देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ। रेलवे स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ श्रीकांत। यस मानसी। तो देखिए रेलवे स्टॉक्स में तो बिल्कुल एक काफी अच्छा फॉर्मेशन है, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसी इतनी सस्टेनेबल रैली हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरे साल में अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आरवीएनएल के साथ साथ IRFC, टीटागढ़ वैगन, इन सभी में हमने तेजी देखी। हमें लगता है कि करंट लेवल से भी रेल विकास निगम यानी कि आरवीएनएल में और भी तेजी बन सकती है। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा और वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आज ही के दिन में ये 12-13% बढ़ चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन चार्ट हमें लगता है कि एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन आ चुका है और एक वापस इसमें ट्रेंडिंग मूव इमर्ज हो चुकी है। तो ये स्टॉक कम से कम 110-115 के लेवल्स दिखा सकता है, जो यहाँ से भी एक डिसेंट अपसाइड दे सकता है, यानी कि कम से कम 25 से 30% की अपसाइड दिखा सकता है। तो हमें लगता है करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, अगर कुछ और करेक्शन आता है तो लॉन्ग करें। 75 का फाइनल स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 120 रुपए के। खैर इस बीच अगर आप मार्केट्स को देख रहे हैं, मार्केट्स के अंदर किसी तरह का कोई फटीक नहीं है। आज एक बार लेवल्स पार होने के बाद बैंक निफ्टी अब 550 करीब 520-30 पॉइंट है, और निफ्टी भी इस समय 17,750 के आसपास है। तो आप इंडेक्स को, अलग अलग थीम के शेयर्स को, जैसे रेलवे वगैरह चल रहे हैं, और सर बता भी रहे हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बुल रन है जो रेलवे काउंटर्स में हमको देखने को मिल रहा है। पूरा 1 साल हो गया इन्हीं रेलवे काउंटर्स को चलते हुए, जो जिस लेवल पे आया उसी लेवल से पैसा बनाना शुरू हुआ। अब विनी मेरे साथ वापस से जुड़ रही हैं, टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आ रहे हैं, उनसे एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। विनी, टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनसे हम बातचीत कर लेंगे। एक काम करते हैं रुचित से, जब तक ये पता कर लेते हैं कि जो आज के और मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनमें क्या किया जाए। एक शेयर मेरे पास अभी लिस्ट में अभी मेरे को मिला है,
उसका नाम है CUB, सेंट्रल यूनियन बैंक। CUB का शेयर देखेंगे रुचित एक बार आप? ये ओवरऑल ट्रेंड ये स्टॉक में इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि हायर लेवल से जो करेक्टिव फेज था स्टॉक में, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस में सेलिंग देखी गई थी। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज नो पूरा बैंकिंग स्पेस आज एक अच्छे मोमेंटम में है, तो इसमें एक पुल बैक मूव देखा गया। बट नो, मैं यहाँ पे कोई बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में है। रादर आप विद इन द बैंकिंग स्टॉक्स या ऐसा मिड साइज बैंकिंग स्टॉक्स में देखेंगे तो फेडरल बैंक है या इंडियन बैंक, जैसे PSU नाम इंडियन बैंक, जो एक अच्छा मोमेंटम है या अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देख रहे हैं, वो आई थिंक रिलेटिवली सिटी यूनियन बैंक से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए पोजिशनल, और रादर अगर बैंकिंग स्पेस में ही जाना है तो इंडियन बैंक या फेडरल बैंक जैसे शेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये राय सिटी यूनियन बैंक पर इस वक्त आपको मिलती हुई, लेकिन बैंक्स, फाइनेंशियल्स और IT सेक्टर के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन अब आगे बढ़ते बढ़ते हम ऑटो सेक्टर का भी रुख करने वाले हैं, क्योंकि बजाज ऑटो के नतीजे कल जारी होने वाली है। नतीजों से ठीक पहले ऑटो स्पेस में अच्छा एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, जिसका कमाल ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी है। इस पर आगे और बातचीत होगी भी, लेकिन बजाज ऑटो के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, एक बार प्रीव्यू यानी कि अनुमान समझ लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि, आप बताइए। जी हाँ, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो जैसा कि हम वॉल्यूम के फ्रंट पे जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा निराश करता हुआ नजर आया है। तिमाही दर तिमाही देखें तो 21.5% की इनकी एक्सपोर्ट मार्केट वॉल्यूम्स में डिक्लाइन होती हुई दिखी है, और ये बजाज ऑटो के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 50% से ज़्यादा आय वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट से ही लाते हैं। इसका असर ओवरऑल नंबर्स पे पड़ेगा, पर जी हाँ, डोमेस्टिक मार्केट से काफ़ी सहारा मिला है। इस बार अगर हम देखें तो 125cc प्लस सेगमेंट, उसमें बेहतर प्रदर्शन रहा है, और 3 व्हीलर सेगमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऑल इन ऑल इनकी जो वॉल्यूम्स हैं वो तिमाही दर तिमाही 13% गिरी हैं। अब नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम तिमाही दर तिमाही हल्की गिरावट की ही उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कंपनी की आय में करीब 10% की गिरावट की हमारा अनुमान है। EBITDA नंबर में 11.5% की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और इनके मार्जिन की फिगर की बात करें तो पिछले क्वार्टर 19.1% पे रिकॉर्ड मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए थे। इस बार थोड़े से कम 18.7% हमारी उम्मीद है, और आखिरी में प्रॉफिट फिगर में भी गिरावट के साथ 1412 करोड़ हमारा अनुमान है कि कंपनी अपना मुनाफा घोषित कर सकती है। अब बात करें कि कौन से ऐसे अहम फैक्टर्स रहेंगे जहां पे आपको नजर रखनी है, तो मार्जिन 18.7% जो हमारी उम्मीद है, उससे अगर कोई सरप्राइज सामने आता है, क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिया है, जो फॉरेन करेंसी है वो भी सपोर्टिव रही है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा देखने के लिए। और इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी के एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक वो शेयर करती है वो भी अहम होगा, क्योंकि Q1 FY24 से लेकर कंपनी ने बोला था कि उनके एक्सपोर्ट्स में सुधार आना चाहिए। क्या वहाँ पे ऑलरेडी कोई सुधार आने लगा है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये कुछ अनुमान है बजाज ऑटो को लेकर, जहाँ पे नए लॉन्चेस भी आने वाले समय में कंपनी प्लान कर रही है। उस पर और डिटेल्स का हम वेट करेंगे, पर स्टॉक प्राइस के लिहाज से बात करें तो ऑलरेडी 52 हफ्तों की ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बजाज ऑटो के नंबर्स को ट्रैक करना। एब्सोल्युटली सृष्टि, थैंक्स फॉर दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बजाज ऑटो के नंबर्स, और बजाज ऑटो इनफैक्ट अगर देखिए परफॉर्मेंस ही अच्छी दिखी है, और जिस तरह से सृष्टि में बता भी रही थी, कुछ तमाम चीज़ें हैं जिस पर खास फोकस रखना होगा। देखिए सालाना आधार पर नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तिमाही आधार पर कंसर्न्स दिख सकते हैं, लेकिन मार्जिन प्रोफाइल, एक्सपोर्ट को लेकर आउटलुक और साथ ही नए लॉन्चेस पर क्या खबरें निकल कर आती है, इस पर खास तौर से नज़र रहेगी बजाज ऑटो के नतीजों पर। बजाज ऑटो पर एक बार अपनी राय दीजिए ही श्रीकांत, लेकिन उसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी में 2 शेयर्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। NRV बेयरिंग्स और FAM इंडस्ट्रीज। देखिए एक थीम है जो डेवलप हो रहा है, लगातार बेयरिंग स्टॉक्स पर, ऑटो एंसिलरीज पर हमने बातचीत की ही है, क्योंकि जहां ऑटो में अच्छा एक्शन और डिमांड में बढ़ोतरी दिखेगी, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट एंसिलरी पर तो आना ही है। तो बेयरिंग स्टॉक्स में जिस तरह से NRV बेयरिंग्स, FAM इंडस्ट्रीज में आज एक अच्छा मूव दिख रहा है, कैसे देखते हैं इनके चार्ट्स को, और ऑफ कोर्स बजाज ऑटो पर भी आपकी राय। श्रीकांत, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सॉरी तो बजाज की अगर बात करें तो बजाज ऑटो अगर आप देखें तो 2021 में भी इसने इन्हीं लेवल्स को छुआ था, तकरीबन 4350 4400 के लेवल्स। आज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास आके खड़ा हो चुका है, और अगर मैं इसके फेयर वैल्यू को देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक फंडामेंटल्स, तो कई सारे ब्रोकिंग फर्म्स की जो मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस है वो 4350 4400 के करीब की है। तो हमें लगता है कि जब तक ये नंबर्स में कुछ बड़ा सरप्राइज ना लेके आए,
तब तक हमें लगता है कि इन लेवल से बजाज ऑटो को खरीदने से बचे। तो करंट लेवल से बजाज ऑटो को अवॉइड करें। अगर नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो बिल्कुल कुछ हम सोचेंगे कि कैसे इसमें स्ट्रैटेजी बनानी है करके। लेकिन अभी जैसे आपने बात की कि एनआरबी बेयरिंग्स या तो फीएम इंडिया, वहां पे अगर आप देखें तो बिल्कुल इनकी फॉर्मेशंस काफी प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बनेगी या तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो एफआईईएम फीम इंडिया जो 1675 के करीब ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने अपवर्ड रेंज के काफी क्लोज बाय जा सकता है, विच इज वेरी क्लोज टू 1900 या 1930 के आसपास। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 1660 के करीब का। और अगर एनआरबी बेरिंग की अगर बात करें तो आज ही के दिन में अच्छी तेजी देखने मिली है। हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वक्त और ले सकता है ये स्टॉक, लेकिन इवेंचुअली लगता है कि ये भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए 170 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एफआईईएम को लॉन्ग करें और एनआरबी बेरिंग में कुछ होल्ड की पोजीशंस रखें। ये बात आपने इंटरेस्टिंग की है कि सीधा कंपनी को मत खरीदो बल्कि एंसिलरीज को खरीदो। आप बजाज ऑटो के लिए कह रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिए रुक जाओ, रिजल्ट्स के बाद देखेंगे कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन फेम ठीक लग रहा है, एनआरबी बेरिंग आप कह रहे हैं कि होल्ड करके रखो। एक और बात श्रीकांत, अपना आप माइक बंद बार बार ना करें, हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आप जो भी बोलेंगे हम यहाँ पे उसको म्यूट करके रखते हैं, आपकी बातें हमारे तक नहीं आएंगी सर, तो अपना माइक आप ऑन ही रखिए। अच्छा रुचित, आप जरा तैयार हो जाइएगा, जरा टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स हम जरा आपके सामने लेके आते हैं कि प्रीव्यू कैसे आ रहा है, और आप जरा ये चेक कर लीजिएगा कि हाँ क्या करना चाहिए। विनी मेरी सहयोगी मेरे साथ वापस से जुड़ रही है। विनी जरा टाटा कंज्यूमर्स भी बता दो, उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर्स के जो Q4 FY23 नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 10-11% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। मेनली ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो क्या सपोर्ट करेगी ग्रोथ को, इंडिया फूड बिजनेस है वहाँ पे हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, 20+% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और ये मेनली इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ है, प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, क्योंकि सॉल्ट बिजनेस में प्राइस हाइक्स हुई थी तो उसकी वजह से सपोर्ट कर रही है ओवरऑल इंडिया फूड बिजनेस की ग्रोथ डबल डिजिट में, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट, और उसको इन टर्न सपोर्ट कर रही है टोटल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर टाटा कंज्यूमर्स। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें 17.6% की अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मार्जिन्स, इबिटा मार्जिन्स में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो थोड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अभी भी चल रही है उसकी वजह से 30 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में। और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 13.6% वर्सेज 13.9% लास्ट ईयर। उसके अलावा हम लोग एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगी नरिश्को बिजनेस में, ग्रेजुअल रिकवरी एक्सपेक्टेड है इंडिया की टी बिजनेस में। टी बिजनेस भूलिए मत, टाटा कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा प्रेशर में था लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 1-2% की ग्रोथ आएगी इंडिया टी बिजनेस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी वॉच आउट करने के लिए। और इंटरनेशनल बेवरेजेस में म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस में वहाँ पे अभी भी थोड़ी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ी इम्पैक्ट है। तो वॉच आउट क्या करेंगे हम लोग टॉप लाइन ग्रोथ में, मेनली फूड बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ क्या है, ओवरऑल बिजनेस के मार्जिन्स कैसे आ रहे हैं, और मार्केट शेयर ट्रेंड स्पेशली टी बिजनेस में वो क्या है, और ओवरऑल कमेंट्री अगर कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट पे आए और रूरल ट्रेंड्स पे आए, वो इंपॉर्टेंट है फैक्टर वॉच आउट करने के लिए। ठीक है विनी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसके अंदर, काफ़ी अच्छे से आपने सेगमेंट टू सेगमेंट करके भी बता दिया। अब जरा हमको रुचित ये बताने वाले हैं कि BTST करने की ज़रूरत है या फिर पोस्ट रिजल्ट की तब देखें। एक बार रुचित आप देखेंगे पोजीशंस काफ़ी ठीक बनी है, कुछ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी हैं इसके अंदर, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश लॉन्ग्स भी हैं, और 12 बजे के बाद और तेज़ हुआ है। आई थिंक यस, और इनफैक्ट मैं कहूंगा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए प्राइमरली, क्योंकि देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। काफी एक करेक्टिव फेज ऑलरेडी स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में आ चुका है, जहाँ पे 820 के करीब ये स्टॉक में हाईज बने थे दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर के बाद 820 वाला 609 तक करेक्शन आया, और मेनली आज के जो वॉल्यूम्स हुए, आप देखेंगे जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स ये स्टॉक में कैश सेगमेंट में होते हैं, उसके कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में आज ये प्राइस अपमूव है। स्टॉक ने इमीडिएट रेजिस्टेंसेस भी क्रॉस किया है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो पूरे रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना है। सो ये स्टॉक सर्टेनली यहाँ पे खरीदारी करके जाना चाहिए। थोड़ी शॉर्ट टर्म का व्यू मैं कहूंगा रखिए रादर देन जस्ट BTST, क्योंकि अगर इनकेस कोई BTST पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स है, तो अगर कुछ डिप भी मिलता है तो ये डिप पे फिर से 720 715 की रेंज में यहाँ पे फिर से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। सो मैं रादर देन BTST जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू लेके स्टॉक में अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, और इनकेस कुछ डिप मिल जाता है तो वहां पे और ऐड करने की सलाह दूंगा। और 760 770 तक के टारगेट रेंज ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आ सकता है।
760 तक के टारगेट्स यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में शॉर्ट टर्म में ही नजर आ सकते हैं, लेकिन इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां एक्शन है। आज इनफैक्ट सुबह से ही रेमंड के चार्ट्स में हमने अच्छी मजबूती देखी थी और श्रीकांत पिछले मार्च के लोज से अगर देखें तो रेमंड के स्टॉक ने अच्छा खासा एक्शन, ऑलमोस्ट 40% के अप मूव्स भी दिखाए हैं। 1550 के लेवल्स, 4% की तेजी इस वक्त भी इंटैक्ट है। ऑफकोर्स दिन की शुरुआत से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी स्टॉक माना जाता है। आपके टेक्निकल रेडार पर कैसा है ये? बिल्कुल, तो देखिए जो इसके ऑल टाइम हाइस थे ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स को आज उसने रिटेस्ट कर लिया है। 1624 1650 के करीब के ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स थे, आज 1630 के उसने हाईएस्ट किया। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा वक्त और निकाल सकता है ये स्टॉक। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 1650 या 1660 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, उसके बाद हमें लगता है कि इसमें और तेजी बन सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसने 1100 के लेवल्स जब छुए थे, उसके बाद की अगर आप रिकवरी देखें तो विद इन जस्ट 1.5 मंथ ऑफ टाइम 1100 से लेकर ये 1600 रुपए तक आ चुका है। तो इट मींस कि इसमें कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आया है, बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली है। और अगर आप इसके अगर एड्स देखेंगे तो इसने काफी सारा इंप्रूवमेंट किया है उसके प्रोडक्ट डिस्प्ले में भी, या तो शायद मैं कह सकूंगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स है वो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये जितनी भी स्ट्रेटेजी है उसकी वो इसे हेल्प करेगी और ये स्टॉक यहाँ से और बढ़ सकता है। तो इवेंचुअली लगता है हमें कि ये 2000 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि इन लेवल्स को यानी कि 1650 के लेवल्स पे सस्टेन होना उतना ही जरूरी है। तो करंट लेवल से इसमें पोजीशन लॉन्ग की ना बनाए, लेकिन अगर कुछ करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल अराउंड 1500 या 1450 के करीब इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। चलिए बिल्कुल, लेट्स मूव टू द मार्केट क्लोजिंग। और इस वक्त स्टार्ट जरूर हफ्ते के एक म्यूटेड सेट पर रही। बाजार ने खुलने के साथ ही अपने आप को संभालने की कोशिश की, उसके बाद एक रेंज में फंसा। निफ्टी इन पर्टिकुलर हमने कमजोरी वहां देखी, लेकिन बाजार क्लोज होते हुए हमने ये भी देख लिया कि बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर भी ट्रेड कर रहा है। इस वक्त इंडेक्सेस अगर देखेंगे हरे निशान के साथ, आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तस्वीर भी बाजार के बुलिश अंडरटोन को बिल्कुल बयां कर रही है। बैंकिंग शेयरों के दम पर निचले स्तर से बाजार में हमने अच्छी रिकवरी देखी। निफ्टी में 17,750 के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए देख रहे हैं हम, और साथ ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स ने 60,000 के पार के लेवल्स को भी एक बार छुआ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम सरकारी बैंक्स की तरफ से, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पॉजिटिव नंबर्स ने सेंटिमेंट सुधारे। उसके ठीक बाद थोड़ी देर बाद इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उसका भी एक इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स अगर देखेंगे वहां पर मजबूती है। सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू स्पेस से जुड़े स्टॉक्स हैं जिस पर खास आपको नजर रखनी चाहिए। कंजम्पशन थीम है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक में भी आज खबर थी जिसके चलते आरबीआई की तरफ से जो अलाउंस की खबर आई उसका एक इम्पैक्ट था, जो कि क्लियर कट देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, सरकारी बैंक के ठीक पीछे कुछ तमाम आईटी कंपनियां, चुनिंदा आईटी स्टॉक्स ने भी अच्छा एक्शन दिखाया। परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक में, मिड कैप आईटी प्लेज में, इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स में ही 200 अंकों की मजबूती है। तो क्लियरली आईटी सेक्टर ने भी कमबैक करने की कोशिश की और 3.5% की तेजी के साथ इस वक्त परसिस्टेंट के स्टॉक में क्लोजिंग। विप्रो में भी करीब 3% की मजबूती इस वक्त नजर आएगी। रियल एस्टेट सेक्टर से काफी हद तक बाजार को सपोर्ट मिला, और चाहे बड़ी दिक्कत रियल एस्टेट प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां, लगातार रियल एस्टेट सेक्टर बाजार के उथल पुथल में भी मजबूती कायम रख रहा है, विच इज अ बिग पॉजिटिव। कनेक्टिंग प्लेयर्स में सीमेंट पर भी नजर रखें, क्योंकि इस हफ्ते सीमेंट की चुनिंदा कंपनियां जैसे कि डालमिया भारत, एसीसी और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले। नंबर्स से ठीक पहले इन सारे के सारे स्टॉक्स के मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। अनुमान से बेहतर नतीजे जरूर थे रिलायंस के, लेकिन बावजूद इसके दिन की ऊंचाई से 1.5% तक की गिरावट भी रिलायंस के स्टॉक ने देखी है। इस वक्त सेटल होते होते 2360 तक के लेवल्स हरे निशान के साथ हम देख रहे हैं सेटल होता हुआ ये स्टॉक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी में आज अच्छा खासा एक्शन था। ऑटो स्टॉक्स में खास तौर से नतीजे भी आने वाले हैं जिसके चलते फोकस में रहेगा। एनआरबी बेयरिंग, एसकेएफ, पीएम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में अच्छी खासी पॉजिटिव मूव्स देखने को मिली। साथ ही बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट पैक के साथ अगर देखेंगे डिफेंसिव्स अब भी बाजार को सपोर्ट करने का ही काम करे। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में चुनिंदा प्लेज है जहां पर एक्शन आप देखेंगे। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन
बैंक्स की तरफ से, जिसमें सबसे आगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। उसके ठीक पीछे एचडीएफसी और एसबीआई जैसे। तो एचडीएफसी ट्विंस ने भी आज बाजार को संभालने का काम किया। कमजोरी हाथ लगी मारुति, भारती एयरटेल, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स से, जहां पर लाल निशान के साथ इस वक्त क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बिकवारी का दबाव कुछ तमाम काउंटर्स में ऑफकोर्स नजर आ रहा है। बाजार का ओवरऑल सेटअप अगर देखेंगे, इंडेक्स वाइज भी हमने देखा हफ्ते की शुरुआत में ही इंडेक्सेस ने अपने आप को काफी पॉजिटिवली संभाला है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हैं ही, चाहे फिर वो ब्रॉडर इंडेक्सेस हो या फिर बड़ी दिग्गज प्लेयर हो, जहां पर अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। रेलवे स्टॉक्स पर जरूर नजर रखें। आईआरएफसी जैसे स्टॉक में, आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन, अच्छी मजबूती के बीच यहां पर ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। बाजार की फाइनल क्लोजिंग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 17,750 के लेवल्स के पास निफ्टी में इस वक्त कामकाज क्लोज होता हुआ। तो 17,600 का लेवल जो कि पिछले पूरे हफ्ते निफ्टी ने टिकाए रखा था, उससे आगे तो बढ़ा। 17,700 के पार करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में अच्छी मजबूती पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए। बैंक निफ्टी 42,635 के स्तरों पर 525 अंकों की मजबूती दिखाते हुए और 60,000 के पार 400 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग। तो अच्छी शुरुआत हफ्ते की हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रहे। श्रीकांत और रुचित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति, अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।